आज हम आपके लिए लाए एक बेहद खास शो जिसका नाम है कैंसर से डरे नहीं इलाज करवाएं। अवेयरनेस यानी जागरूकता, और जब बात बीमारी की हो तो बीमारी से बचाव के तरीके, ऐसे उपाय जिन्हें अपना लिया जाए तो बीमारी को अपने से दूर रखा जा सकता है। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, ऐसे में हमारे दर्शकों के लिए खास शो लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट्स के साथ कैंसर सर्वाइवर भी जुड़े हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ ऐसी एडवाइस भी देंगे जिससे आप खुद को और अपने परिवार को कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। क्योंकि जिस तेज गति से कैंसर रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वो वाकई डराने वाली बात है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत में ही कैंसर के 22 लाख से ज्यादा गंभीर मरीज हैं जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो लाखों लोग हर साल अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बुजुर्ग ही इससे प्रभावित हैं, बल्कि युवा भी कैंसर की चपेट में आ रहे हैं, चाहे इसे अपने खान पान की कमी माने या फिर इम्यून सिस्टम की कमी। कुछ ना कुछ ऐसी कमी होती है जिसके कारण लोग कैंसर की चपेट में आ ही जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम इससे दूर रहें और बचे रहें? इसी जानकारी के लिए शुरू करते हैं आज का खास शो। अगर आपको भी इस मुद्दे पर कोई बात करनी है, कोई सलाह चाहिए, तो आप हमें फोन कर सकते हैं और एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। हमारे नंबर है 01414919 01414156 इस गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है बेहद खास मेहमान डॉक्टर संदीप जसूजा जी, कैंसर फिजिशियन, एचओडी कैंसर विभाग एसएमएस, डॉक्टर मोनिका जैन, वरिष्ठ फार्माकोलॉजिस्ट एसएमएस मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर सुरेश सिंह, प्रोफेसर अध्यक्ष कैंसर सर्जरी विभाग एसएमएस। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर संदीप जसूजा जी आप ही से है कि जब बात आती है कैंसर की तो सबसे पहला अहम सवाल यही होता है कि आम शब्दों में कैंसर को समझे कैसे, कि कैंसर वाकई में है क्या, इसके लक्षण क्या है और हम कैसे पहचानें कि कैंसर ने आपकी जिंदगी में दस्तक दे दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली जो कैंसर क्या है? कैंसर जो अनियंत्रित कोशिकाओं का समूह जो हमारी सेल्स होती हैं बॉडी की, वो डेवलप होती हैं। तो एक टाइम पे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को कट लग गया तो हीलिंग होती है। एक बार जब हीलिंग कंप्लीट हो जाती है तो सेल्स ग्रोथ करना रुक जाता है, पर कैंसर में वो अपने कंट्रोल से आउट हो जाती है तो अनियंत्रित कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है जो कि हमारी बॉडी के हमारे इम्यून सिस्टम से अनकंट्रोल होता है, चेक नहीं होता और वो आगे बढ़ता जाता है और वो कैंसर का रूप धारण करता है। बिल्कुल। अब जब बात आती है लक्षणों की तो शुरुआती तौर पर किस तरीके के लक्षण देखे जाते हैं? बिल्कुल, आप ये मानिए कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज कैंसर होता है ये पेनलेस होता है और शुरुआती तौर पे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के कैंसर होते हैं वो पेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो भी सेल्स बढ़ती हैं वो अपनी खुद की सेल्स ही अनियंत्रित ही होती हैं, तो वो कोई इन्फ्लामेशन या कोई भी साइड इफ़ेक्ट शुरू में नहीं करती हैं। पर यस, जैसे जैसे वो बढ़ती जाती हैं, नर्व्स को इन्वॉल्व करती हैं या फिर हमारे किसी कंप्रेशन करती हैं किसी ऑर्गन्स पे या फिर वो आगे मेटास्टेटिस हो जाता है, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं या साइटोकाइन रिलीज़ करती है उनके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो वो लेट स्टेज में आने शुरू होते हैं। पर हम फॉर्चुनेटली कहें कि अर्ली स्टेज में कोई कैंसर्स की गांठ हो रही है, जैसे यंग अपने कहें कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर जैसे फॉर एग्जांपल कहें तो कोई गांठ किसी को दिखती है अर्ली स्टेज में जो पेनलेस है, दर्द नहीं हो रही है और अपने आप बढ़ रही है, और स्पेशली 40 ईयर्स की फीमेल के अभाव में, तो वो कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। मुंह का कहें हम जैसे कैंसर है, किसी को कोई गुटखा तंबाकू चूइंग है और उसको वाइट पैच दिख रहा है या कोई गांठ दिख रही है मुंह में या सराउंडिंग में, तो वो दर्द नहीं करेगी बट वो कैंसर हो सकता है। तो ये अर्ली स्टेज में कैंसर के हमें पहचानना पड़ता है और विजिलेंट रहना पड़ता है। बिल्कुल। मोनिका जी, देखिए आप खुद कैंसर सर्वाइवर भी है, तो ऐसे में लेमैन को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा कि किसी भी लक्षण को, क्योंकि आपको समझ नहीं है कि डिजीज़ कैसे प्रेजेंट होगी, तो मैं यही चाहती हूँ कि किसी भी लक्षण को आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। इनिशियल लक्षण को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। जैसे अगर आपके ब्रेस्ट में मान लीजिए, क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल हूँ तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि किसी भी छोटी सी गांठ को भी, स्पेशली जो पेनलेस हो, उसको इग्नोर ना करें। मैमोग्राफी कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैमोग्राफी स्क्रीनिंग कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है फीमेल के लिए। इनफैक्ट सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, वुमेन के अंदर
यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन सब की भी स्क्रीनिंग है जो बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है अर्ली डिटेक्शन में। और जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना ही 100% क्योर रेट है कैंसर की। बिल्कुल। तो मोनिका जी ने जिस तरीके से बताया और संदीप जी ने भी अपनी बात रखी कि आखिर कैंसर क्या होता है, किस तरीके के लक्षण जो है इनिशियल स्टेज पर देखे जाते हैं, तो आप समझना चाहेंगे डॉक्टर सुरेश सिंह जी आपसे कि जो कैंसर है वो किस टाइप के होते हैं और कौन से केसेस ज़्यादा आते हैं आपके पास? जैसा कि देखा गया है कि जो मेल होते हैं उनमें मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में। वो सबको पता है कि खान पान की वजह से, लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरा जो कॉमन कैंसर है मेल्स में वो है लंग कैंसर, और जो थर्ड कॉमन है वो है स्टमक कैंसर, वो भी खान पीन की वजह से ही होता है। और फीमेल्स में जैसा कि डॉक्टर मोनिका ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, फिर सर्वाइकल कैंसर होता है, फिर ओवेरियन कैंसर जो बच्चेदानी की जो गांठ होती है। ये मेन 3 कॉमन कैंसर हैं फीमेल्स में। यानी कि ये मेन कैंसर हैं और इसी तरीके के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। पर कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो संदीप जी आपसे जानना चाहूँगी, क्या हम अपने डेली रूटीन में बदलाव करें या किन चीज़ों को फॉलो करें जिससे कैंसर का सामना ही ना करना पड़े? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा ये पॉइंट है, बिकॉज वी नो कि हम ये पहली बात हमें समझना होगा कैंसर होता क्यों है, क्या कारण है जिनको हम अवॉइड कर सके। तो कैंसर होने के मोस्ट कॉमन कारण है, वन इज़ द इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप एज को कम नहीं कर सकते, लेकिन स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा टबैको एंड टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, 1/3 केसेस 22% केसेस वर्ल्ड में जो होते हैं वो कैंसर के टोबैको से ही होते हैं, टोबैको रिलेटेड होते हैं। तो आप ये सोचिए कि टोबैको रिलेटेड कैंसर जैसे मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर, 16 तरह के जो कैंसर हैं वो टोबैको से होते हैं, जिनसे हम अवॉइड कर सकते हैं, जिनसे हम बच सकते हैं। फिर एक बार 20-30% जो अनदर कैंसर्स हैं, 30-40% वो होते हैं हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड। जैसे अब हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या फिर हमारा फैटी डाइट है, अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन है, पोल्यूशंस हैं, या फिर पेस्टिसाइड यूज़ है। तो ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर, मल्टी फैक्टर्स जो है 20-30% जो रेस्ट कैंसर है वो करते हैं। तो अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर ले, नो टू टोबैको, नो टू स्मोकिंग, नो टू अल्कोहल, एक्टिव लाइफ, सेडेंट्री लाइफ को नहीं करना, या फिर हम पोल्यूशन फ्री और ट्री वगैरह जो ज़्यादा लगाएं, तो हम इन कैंसर से बच सकते हैं। 5-10% कैंसर होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, जो इनहेरिटेंट कैंसर होते हैं, तो उनके लिए स्क्रीनिंग जरूरी है, अपना विजिलेंट रहना जरूरी है। बिल्कुल, कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे बात हो डेली लाइफ रूटीन की या फिर कुछ डेली रूटीन चेकअप की। संदीप जी ने बहुत सारी बातें रखी और साथ ही कहा कि किस तरीके का डेली लाइफ आपको रखना चाहिए, अपने रूटीन में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे आप कैंसर से बच सकते हैं। तो वहीं मोनिका जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अपनी डाइट में किस चीज़ों को ऐड ऑन करें ताकि कैंसर का सामना ना करना पड़े, या जो कैंसर का खतरा है उसको कम किया जा सके। मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो पहले जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा कि बहुत हेल्दी डाइट आजकल नहीं है, बच्चों में देखा गया है पिज़्ज़ा, बर्गर, ग्रीन वेजिटेबल से सब अवॉइड करते हैं, जनरली सारे बच्चे ही अवॉइड करते हैं। और कैंसर के शुरुआती लक्षण आपको दिखाई भी नहीं देंगे और उसको इग्नोर भी करेंगे हम। तो मेरा तो आप सबसे ये कहना है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ डाइट है, पहले भी और बाद में भी। पहले इसलिए कि हम अगर हेल्दी डाइट लेंगे, और स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस किसी भी तरह से रिलीव करना है। बहुत सारा स्ट्रेस बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है, लेकिन अपनी अपनी तरीके से उसका तरीका डेवलप करना चाहिए स्ट्रेस को कम करने का। जहाँ तक डाइट का सवाल है, हेल्दी डाइट में मैं आपको एंडोर्स करना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लें। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं। अगर आप कैंसर पेशेंट्स की हिस्ट्री लेंगे तो वो बोलेंगे हमने कुछ भी ऐसा नहीं खाया फिर भी हमें कैंसर हो गया, ना हमारा कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन था फिर भी हमें कैंसर हुआ। इसीलिए मैं इंसिस्ट करती हूँ कि घर की सब्जी खुद ही उगाएं, और खुद नहीं उगा सकते तो ऑर्गेनिक सब्जियां लाएं और वही खाएं। एक तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, जब आप क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे मुझसे, मैं आपको बताऊंगी। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइट का। अगर आप अपनी डाइट में नारियल पानी और 1 कटोरी दही रोज़ इंक्लूड करेंगे, साथ में मुनक्का, आपके नट्स, फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे, तो बहुत सारी एडवर्स इफेक्ट्स कम हो जाते हैं ड्रग्स के। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप इस माध्यम से आप सबको शेयर करना चाहूँगी। आपको डाइट पे बहुत ध्यान देना है।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात मोनिका जी आपने कही, चाहे कैंसर हुआ हो ना हुआ हो, डाइट में हमें कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए ताकि पहली बात तो कैंसर हो ही ना, और अगर उपचार उस दौरान आपका चल रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, तो ऐसे में भी अपनी डाइट में जो ज़रूरी बदलाव है वो आपको करने चाहिए। तो अब मेरा सवाल सुरेश जी आपसे है कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग उनका वातावरण है, तो ऐसे में कौन वो लोग होते हैं जिनको कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, डेंजर जोन में बहुत ज़्यादा वो लोग होते हैं? जैसा कि देखा गया है कि कैंसर के जो कारण हैं उनमें जो आज के टाइम में सबसे जो बड़ा कारण है वो है टोबैको। तो टोबैको अगर एक ही कारण है जिसको अगर हटा दिया जाए तो आप 30 to 40% कैंसर को आप अवॉइड कर सकते हैं, बट समहाउ वो पॉसिबल नहीं है, ना तो अपने यहाँ पे ना कहीं और किसी कंट्री में। तो टोबैको एक सबसे बड़ा फैक्टर दुनिया में उभर के आया है, बट उसका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है। दूसरा जो देखा जाए कि आप किसी भी केमिकल फैक्ट्रीज़ में जहाँ काम करते हो, जैसे कि कपड़े प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं, वहाँ केमिकल्स एक्सपोज़र बहुत होता है। और जैसे सन एक्सपोज़र किसी कुछ लोग बहुत सेंसिटिव स्किन होती है तो उनका सन एक्सपोज़र अगर ज़्यादा है तो वो भी कैंसर का कारण बनता है। और भी केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें अगर आप काम करते हो, गैस फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकोसिस, जैसे लंग में आप खान में काम करते हो, कोयले की खान, और इनमें तो आपका लंग का एक्सपोज़र होता है। तो ये इन सब कारणों से आपको कैंसर होने की संभावना इन पेशेंटों में ज़्यादा हो जाती है। तो इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, टाइमली स्क्रीनिंग करानी चाहिए, टाइमली उनको जांचें कराते रहने चाहिए, और पूरा शरीर का ध्यान रखें कि कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, खांसी जुकाम और वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, पेट दर्द तो नहीं है, कोई छाला तो नहीं हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें, बदलाव जो शरीर में, उनको जल्दी नोटिस करें जिससे कि उसकी पहचान जल्दी हो, क्योंकि कैंसर का जल्दी पहचान ही उसका इलाज है। उपचार भी यही है, क्योंकि लेट पहचान करने के बाद कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ तक हो सके कि कैंसर को अगर जल्दी आपने डायग्नोस कर दिया तो इलाज उसका वही हो सकता है। यानी कि सुरेश जी, साफ तौर पर कहना यही होगा कि जितना अर्ली स्टेज में आप कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो वहीं अब इसी से जुड़ा एक अहम सवाल ये भी हो जाता है कि कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे हो, कौन से टूल इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब जवाब जानने के लिए मैं रुक करना चाहूँगी संदीप जी आपका, और आप ही से जानना चाहूँगी जो प्रोसेस क्या है स्क्रीनिंग की, कौन कौन से टूल इसमें यूज़ किए जाते हैं? सो बेसिकली देखिए, आप जो अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री की और डेवलपिंग कंट्री की, तो आज अगर हम कहें कि 70% पेशेंट, 80% पेशेंट जो कैंसर के जिनको हम रोक नहीं सकते हैं पर उनकी डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, डेवलप कंट्री में 70-80% पेशेंट्स डाई नहीं होते हैं, केवल 10 to 20% लास्ट स्टेज में आते हैं, बाकी सब अर्ली डिटेक्शन होता है और उनका क्योर हो जाता है। बट अगर हम डेवलपिंग कंट्री, जैसे हम हमारे स्टेट की बात करें या हमारी कंट्री की बात करें, 70 से 80% पेशेंट्स को हम नहीं बचा पाते हैं। हम उनकी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उनकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे अर्ली डिटेक्शंस नहीं होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 पे नहीं होते हैं डिटेक्शन। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम कई तो हमारे में भ्रांतियाँ हमारे यहाँ इंडिया में, और कुछ हम स्क्रीनिंग नहीं कराते। स्क्रीनिंग टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर दें, अगर मेडेंट्री कर ले, अगर सोच ले कि मैं अगर मेरी बॉडी को समझूं और मैं अगर बॉडी में कोई भी मेरे कोई चेंजेस आ रहे हैं मेरी बॉडी में, तो मैं अपने डॉक्टर से मिलूं और उसको अर्ली से अर्ली डिटेक्शन करूं। स्पेशली वो पेशेंट्स जो स्मोकर्स हैं या फिर जो 40 ईयर्स से अबव है। बात करें स्क्रीनिंग टूल्स की, तो हमारे लिए स्पेसिफिक जो जिनसे हम बच सकते हैं कैंसर से, मेन जिनके लिए प्रूवन्ड है वो कोलोरेक्टल कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। अगर इन दो की हम स्क्रीनिंग करते हैं तो जो हमारे मोस्ट कॉमन, अभी कुछ दिन पहले सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन था, जो कि अब ब्रेस्ट कैंसर हो गया मोस्ट कॉमन इंडिया में, तो उनसे पेशेंट जो अभी आप टीवी पे भी दिखा रहे हैं कि 8 मिनट में गर्भाशय ग्रीवा की मौत हो जाती है एक हमारे इंडिया में एक हर महिला की, तो वो हम बचा सकते हैं अर्ली डिटेक्शन से और अर्ली स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग सिंपल सी हैं गर्भाशय ग्रीवा एंड ब्रेस्ट कैंसर की। एक स्क्रीनिंग ये है कि गर्भाशय ग्रीवा की क्या पैप स्मीयर ले लें, दूसरी ये 25 साल से शुरू हो जाना चाहिए पैप स्मीयर, और एक HPV टेस्टिंग होती है DNA की, अगर हम करवा सकें तो 30 ईयर से शुरू करते हैं 65 ईयर तक, और एवरी 5 ईयर ओनली 5 साल में एक बार हमें टेस्ट कराना है। अगर पैप स्मीयर तो 3 साल में। तो सिंपल से स्क्रीनिंग टेस्ट है, हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और इस
इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है और डेथ को बचाया जा सकता है। निश्चित। ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट में हमारे मेमोग्राम, सोनोग्राम जो 40 साल से जो अमेरिकन गाइडलाइंस कहती है 40 ईयर से स्टार्ट करना चाहिए, बट यूके और हमारी गाइडलाइन कहती है 50 साल से एवरी ईयर एक बार आपको सोनो मेमोग्राम करना चाहिए। जैसा कि हमारी मोनिका मैडम ने भी आपको बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन के लिए। अगर कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें तो हमें स्क्रीनिंग के लिए कोलोनोस्कोपी एवरी 5 ईयर, कम से कम 5 ईयर आफ्टर 50 ईयर में करवानी चाहिए, या स्टूल ऑकल्ट ब्लड और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ये जो टेस्ट हैं। और अगर कोई स्मोकर है जिनको क्रोनिक कफ है, स्पेशली स्मोकर्स हैं, तो लो डोज सीटी स्कैन लंग कैंसर के लिए अप्रूव्ड हो गई है। तो अगर हम 50 ईयर्स के बाद अगर उसको कराते हैं तो हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। और सिंपल एक टोस्ट टेस्ट होता है और 3 फिंगर टेस्ट अपने ओरल माउथ का होता है। अगर किसी ने टोबैको चू रहा है, अगर कुछ उसको वाइट पैच लग रहा है, सिंपल टोस्ट के हमारे डॉक्टर स्क्रीन करते हैं। कोई नॉन इन्वेजिव मेथड है जिससे अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। और इन सब चीज़ों से हम काफ़ी ज़्यादा 80 से 90% जो कॉमन कैंसर है उनको अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। यानी कि संदीप जी, साफ तौर पर अगर आप घर बैठे हैं तो इस 3 फिंगर टेस्ट से आप घर बैठे भी थोड़ा सा आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं है। वहीं हम बात कर रहे थे कि कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, तो वहीं फर्स्ट इंडिया ने तो अपनी तरफ से पहल की ही है, पर सरकार की तरफ से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, कई अभियान भी चलाए गए होंगे। तो इन्हीं सब के बारे में जानकारी मैं डॉक्टर सुरेश जी आपसे चाहूंगी कि किस तरीके से कोई योजना है इसके लिए कि कैंसर जो सर्वाइवर्स हैं या जो कैंसर से सफ़र कर रहे हो। बिल्कुल, सरकार काफ़ी लार्ज स्केल पे काम कर रही है। पेरिफेरी पीएससी लेवल पे भी स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन के लिए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। जो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं पेरिफेरीज में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कैंसर डिटेक्शन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इन्हीं की कड़ी में एक बहुत ही एडवांस मशीन, जो कि एक प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वैन में सारी मशीनों को एक साथ डाला गया है, ये राजस्थान में परचेज़ की गई है। और एक अपने आप में एक बहुत ही एडवांस वैन है जो कि लगभग 50% कैंसर जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर है, लंग कैंसर। तो ये जो कैंसर है, करीब करीब 50% जो कैंसर है वो इन बीमारी, इन अंगों का होता है। और ये चारों ही कैंसर ऐसे हैं जिनको कि आप अगर जल्दी पहचान लेते हैं, अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं, और जिनको कि अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना आसान भी है, पॉसिबल भी है। साधारण सी कुछ जांचें हैं जिनसे कि आप इनको पहली ही स्टेज में पता कर सकते हैं और इनको इलाज करो तो 100%, अगर पहली स्टेज में आप कैंसर का इलाज करते हो तो 100% क्योर रेट है। यही 4 कैंसर है जिनमें कि ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, मेल में मुंह का कैंसर है और लंग कैंसर। इनके लिए एक प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वैन सरकार ने परचेज़ की है और उसमें एक स्टेट लेवल पे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसमें कि पेरिफेरीज में एट द पेशेंट्स होम ये बस जाएगी और वहाँ पे ये बस में डिजिटल, ऑल थिंग्स आर डिजिटल। मेमोग्राफी इसमें डिजिटल है, कॉल्पोस्कोपी जो कि बच्चेदानी जो है उसके मुंह के कैंसर के लिए डिटेक्ट करता है, हॉपकिंस एग्जामिनेशन जो कि मुंह के कैंसर को पूरी तरह से जांच कर सकता है, चाहे वो लैरिंक्स का हो चाहे मुंह का कैंसर हो, लंग कैंसर है जो कि डिजिटल एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे वो हो सकता है उसमें। और इस कैंसर वैन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीज़ डिजिटल होने से फ़ायदा ये है कि ये SMS से जुड़ी रहेगी ये कैंसर डिजिटल माध्यम से, और यहाँ वहाँ बैठे बैठे आप SMS से जुड़े रहेंगे। ये वैन पेरिफेरी में जाके गांव में जांच करेगी, SMS में रिपोर्टिंग होगी और पेशेंट को या जो भी आदमी स्क्रीनिंग के लिए आ रहा है उसको घर पे ही उस रिपोर्ट मिल जाएगी और जल्दी वो उसकी पहचान कर पाएगा बीमारी की, जिससे कि आप इसको इलाज कर सको आसानी से। बिल्कुल डॉक्टर सुरेश जी, जिस तरीके से आपने बताया, सरकार भी अपने स्तर पर कई अभियान चला रही है, कई योजनाएं लेकर आई गई है और कोशिश और कवायद यही है कि आमजन जो है, लोग जो हैं, उनको कैंसर के प्रति जागरूक किया जा सके ताकि अर्ली स्टेज पर कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके। पर ऐसे में कई भ्रांतियाँ भी हैं, कई अफवाह भी हैं। तो ऐसे में डॉक्टर संदीप जी आपसे जानना चाहूँगी, जब लोग आपके पास पहुँचते हैं, इलाज के लिए पहुँचते होंगे, तो किस तरीके की भ्रांतियाँ आपको देखने को मिलती है? बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है जो आपने रेज़ किया है इस माध्यम में। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 70% क्यों पेशेंट एक्सपायर होता है, क्योंकि वो छुपाते हैं, उनको कई भ्रांतियाँ हैं, कई उनके मन में मिथ्स होते हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए कि किसी को अर्ली ब्रेस्ट का सिंपल लंप दिख रहा है तो वो अपने छुपाएगा, मैं बताऊँ नहीं किसी को, क्योंकि उसको लगता है कोई दूसरे को ना हो जाए, घर में किसी फैमिली को
टैबूज होते हैं कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे छोड़ देंगे, फैमिली वाले छोड़ देंगे, या फिर किसी छुआछूत की बीमारी ना हो, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति होती है। तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, कभी आगे दूसरे में नहीं फैलते हैं ये कैंसर। दूसरी चीज़ ये है कि इसको कंफ्यूज ना करें कि जेनेटिक वाला से, जेनेटिक जो कैंसर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कुछ छुआछूत की बीमारी नहीं होती है वो भी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारा टैबू आता है कि इसको अगर छोड़ दिया, इसमें बायोप्सी ले ली या अपने जांच के लिए ले लिया तो ये फैल जाएगा। ये बिल्कुल बहुत बड़ी भ्रांति है। आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि डॉक्टर सब वेल लर्नड होते हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी इशू लगता है तो आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको, आपकी भ्रांति दूर करके इसको अर्ली डिटेक्शन हो, जल्दी से जल्दी हम इसको कैच कर सकें। तीसरा बड़ी मेजर इशू आता है जो अभी सुरेश सर ने भी आपसे डिस्कस किया कि तंबाकू को हमारे एक बहुत बड़ा जी का जंजाल हुआ है कि अगर ये सबसे ज़्यादा कैंसर का कारण है, बट फिर भी हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्यों नहीं हम लोग इसका करते हैं? क्योंकि हमारे में विल नहीं होती है। हम कहते हैं कि मेरे बाप दादाओं ने पिया तंबाकू, उनको तो कैंसर नहीं हुआ, मेरे जो साथ वाले उन्होंने नहीं पिया, उनको हो गया, तो मेरे को ये फालतू की बात करते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है। बिल्कुल रॉन्ग है। आप अपने जीन्स को नहीं जानते हैं, आपके जीन्स आपके पेरेंट्स से आए हैं, तो ये किसका जीन का कौन सा कॉम्बिनेशन है ये हमें नहीं पता होता। तंबाकू जो मिडल कुछ जीन्स होते हैं, 30-40% जीन्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। अगर ये 30-40% जीन्स को नहीं स्टिमुलेशन हो तो वो कैंसर नहीं होंगे, 30-40% को हम बच सकते हैं। तो इसलिए इस बात को अपने मन से भ्रांति निकाल दीजिए कि तंबाकू से कैंसर नहीं होता। मेरे बाबा एक भ्रांति और है जो बहुत ज्यादा प्रचलित भी है और आम लोगों में आपको सुनने को भी बहुत मिलती होगी कि कैंसर का इलाज से ही कैंसर बढ़ जाता है। इस तरीके की भी कुछ थेरेपीज होती है, इस तरीके की भ्रांतियां। बिल्कुल, जो अभी हमने डिस्कस किया कि कहते हैं कि उसको छेड़ने से बढ़ जाता है, या फिर हमारी ये भ्रांति आती है कि मेरे साथ वालों ने कीमोथेरेपी ली, मेरे साथ वालों ने रेडियोथेरेपी ली, उसने सर्जरी कराई, 6 महीने में एक्सपायर हो गया। क्यों एक्सपायर हो गया? उसका डिफरेंट कैंसर होगा, स्टेज डिफरेंट होगी, चौथी स्टेज में होता है, जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। वही बार बार कह रहे हैं, आप इन भ्रांतियों से दूर रहें, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज है तो हमारा 100% 90% क्योर है, लास्ट स्टेज है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। तो वो उसकी जो 2 महीने लाइफ होगी उसको हमने 6 महीने कर दी होगी, जिसकी 6 महीने होगी उसके साल कर दी होगी हमारी थेरेपी से, पर हम उसको क्योर नहीं कर सकते। तो इसलिए उन भ्रांतियों में मत जाएं कि ये ट्रीटमेंट होने से एक्सपायर हो गया, वो ट्रीटमेंट होने से एक्सपायर है। आपके डॉक्टर आपके लिए बेस्ट है, आप सब चीज़ उनसे डिस्कस करें, खुल के डिस्कस करें। बिल्कुल, डॉक्टर्स की राय लेना बहुत ज़रूरी है। पर लोगों का ये भी मिथ है कि चूरन चटनी से, भभूत पुड़िया से कैंसर ठीक हो जाता है। मोनिका जी, आपसे जानना चाहूँगी कि मेडिकल साइंस इससे एतबार रखता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही गलत भ्रांति है। स्पेशली विलेज पीपल में जो लिटरेसी रेट कम है, वहाँ पे वो लोग नीम हकीम जो है उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तांत्रिकों पे विश्वास करते हैं कि वहाँ पे भभूति मिलेगी या वहाँ पे कोई झाड़ा लगा दिया जाएगा, उससे कैंसर भी जड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी संदीप जी की बात से एग्री करते हुए कि क्योंकि मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल हूँ, मैंने अपने साथ साथ बहुत लोगों की काउंसलिंग भी करी है, और उस काउंसलिंग के दौरान मेरे जैसी ही जो लड़कियाँ थी और जो यंग गर्ल्स थी, स्पेशली मैं तो 50 क्रॉस कर चुकी, लेकिन जो यंग गर्ल्स थी वो बड़ी हताश हो गई जैसे उनको डिटेक्ट हुआ। हालांकि स्टेज 2 वाले कैंसर पेशेंट्स ही मैंने ज़्यादा डील किए। उन लोगों में एक भ्रांति थी कि ठीक है हमने सर्जरी करा लेंगे, लेकिन हम किसी भी हालत में कीमोथेरेपी नहीं लेंगे, क्योंकि इससे हम बदसूरत हो जाएंगे, हमारे बाल झड़ जाएंगे। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कराना चाहते। उनमें से एक पेशेंट जो मुझसे नहीं मिली थी, वो बाद में मिली और उसने सिर्फ सर्जरी करा के छोड़ दी, और उसके बाद कीमो नहीं ली। उसके 1 साल बाद ही वो उसके लिवर में चला गया, वो उसके ब्रेन में चला गया, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरा इस माध्यम से यही निवेदन है सबसे, सारे पेशेंट से जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के हैं और दूसरे स्टेज 2 कार्सिनोमा के हैं, कि जो डॉक्टर कहे वही आपका भगवान है। अगर ऑन्कोलॉजिस्ट कहता है कि आपको, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहता है कि आपको ये दवाई खानी है, तो मतलब खानी है, और अगर सर्जरी में आपको करानी है तो करानी ही है। आप उसमें अपनी राय बिल्कुल मत लगाइए। तो मेरा आपसे सबसे यही निवेदन है, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है, कृपया करके डॉक्टर की बात बिल्कुल ग्रंथ मान के पढ़ें, उसी से इलाज कराएं, और किसी भी तरह के जो आपका किसी भी तरह का मिथ है उसमें बिलीव ना करें। यानी कि मोनिका जी, किसी भी बहकावे में आपको नहीं आना है, किसी भी मिथ में आपको नहीं फंसना है। बिल्कुल। सुरेश जी, देखिए जिस तरीके से बातें सामने आती है, सर्जरी भी होती है लोगों की जब कैंसर होता है, तो ऐसे में सर्जरी के बाद भी बहुत सारे मिथ अपने आप पैदा हो जाते हैं कि सर्जरी के बाद कई लोगों में मिथ होता है कि कैंसर अब होगा ही नहीं, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर्जरी के बाद भी कैंसर हो सकता है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि सर्जरी के बाद कैंसर होने का वो है,
तो ये कारण इसका वही है, जैसा कि डॉक्टर संदीप जसूजा ने बताया कि 80% जो लोग आते हैं वो आते हैं स्टेज 3 या 4 में, और ये बिल्कुल रिवर्स है। जो यूएस डेटा है या यूरोपियन डेटा है, वहाँ पे 80% लोग आते हैं स्टेज 1 और 2 में, और अपने यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं 80% वो स्टेज 3 और 4। तो 3 और 4 स्टेज वाले चाहे ऑपरेशन करो, कीमोथेरेपी करो, चाहे रेडियोथेरेपी करो, बट आप उसको ठीक नहीं कर सकते, 100% ठीक नहीं कर सकते। थर्ड स्टेज वाले काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, फोर्थ वाले तो ठीक नहीं होते हैं। आप उनकी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हो, बट ठीक नहीं कर सकते। तो जब वो आएंगे 80% वाले आपके फोर्थ स्टेज में, तो उनको वो ठीक होते नहीं है ऑपरेशन के बाद। तो फिर पब्लिक में मैसेज किया जाता है कि ऑपरेशन कराने से ये छिड़ गया और छेड़ने से ये पेशेंट चले गया, बट वो एक्चुअल में वो छेड़ने से नहीं गया, वो गया इसलिए क्योंकि वो लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं। अगर आप पहली और दूसरी स्टेज में सर्जरी कराते हो तो 100% सक्सेस रेट है। इसीलिए कहते हैं कि कैंसर में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इट्स अ रूल। बट वही है कि आम आदमी उसको समझे, उसको पहचाने और उसको माने, तो आप उसको सही इलाज उसका करवा सकते हैं। तो अभी इस वक्त हम बात कर रहे थे कैंसर से जुड़ी सर्जरी की, कि आखिर आपको सर्जरी की नीड कब होगी, सक्सेस रेट क्या है सर्जरी की, और सर्जरी कितनी ज़्यादा कारगर है, इसका योगदान क्या है कैंसर के इलाज में। ये सब जानने के लिए डॉक्टर सुरेश जी आप ही का रुख करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि कब हमें सर्जरी के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, कब डिसीजन ले लेना चाहिए कि अब तो सर्जरी करानी ही करानी है। सर्जरी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप कैंसर को सही टाइम पे पहचान लेते हो और उसकी जांच करके आपको ये पता लग जाए कि हाँ अपने कैंसर की शुरुआत हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में, जैसे कि बाहर देशों में प्रिवेंशन पे इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है कि प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पूरे डिपार्टमेंट होते हैं, एंड दे आर डूइंग प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम्स ऑल ओवर द इंडिया, मतलब ऑल ओवर देयर कंट्री। सो उस प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन से होता यह है कि अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज या उससे भी पहले वाली स्टेज में अगर डायग्नोस होता है, जैसा कि प्री कैंसरस स्टेज होती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में होती है कार्सिनोमा इन सिटू होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, उस स्टेज में अगर आप सर्जरी कर देते हो तो सर्जरी ही इलाज हो जाता है पूरा, आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर जो कि अपने यहाँ पे होता है, अपने यहाँ पे कैंसर 3rd और 4th स्टेज में पेशेंट आते हैं, तो उसमें सिर्फ सर्जरी कारगर नहीं होती है, क्योंकि कैंसर एक सिस्टमिक डिजीज़ है, ये लोकल डिजीज़ नहीं होती है। कैंसर जैसे ब्रेस्ट में जो गांठ हुई है, वो उसकी जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स, वो शरीर में और जगह भी जाते हैं। तो उस स्टेज में, उस कंडीशन में आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, पर उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मधुश्री। मधुश्री, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि हमारे रिश्तेदार के कैंसर हो गए आंतों में जी, और किडनी पे पूरी, तो उनके उसकी वजह से बाथरूम नहीं आ रहा है, तो वो क्या दिक्कत है? बाथरूम रुक जाता है उनकी। किडनी में कैंसर है, आंतों में बता रहे किडनी कैंसर है मधुश्री जी? हाँ, किडनी में कैंसर है। कि तो किडनी कैंसर में क्या होता है कि वो पेशाब बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो किडनी का कैंसर है वो उस रास्ते को रोक देगा। और आंतों में भी है क्या उनको कैंसर? आंतों में भी है। तो आते क्या है, आते जो आपके पेशाब किडनी से जो आपका यूरिन बन के जिस पाइप से आता है उसको यूरेटर बोलते हैं, और वो यूरेटर जो जाता है वो आंतों के पास होते हुए जाता है। तो जो आंतों का कैंसर है, जो गांठ है, वो उस पेशाब के रास्ते को दबा देती है, जिससे कि आपको पेशाब नहीं आएगा। तो ऐसी हालत में आपको डॉक्टर को दिखा के और उसका दूसरे इलाज और दूसरे रास्ते बनाए जाते हैं। तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि इसको पेशाब नहीं आने का कारण क्या है। तो मधुश्री जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अभी एक और दर्शक हमारे राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। राहुल, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका क्या सवाल है? नमस्कार, मेरा डॉक्टर संदीप से सवाल ये है सर कि मैं सिगरेट की मेरी बहुत आदत है और मैंने बहुत कोशिश की छोड़ने की, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो क्या मैं दिन में 1-2 सिगरेट पीऊँ तो क्या उससे क्या कैंसर का खतरा उतना ही रहेगा जितना 5 सिगरेट पीने से होता है, या पूरी छोड़नी पड़ेगी? छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए क्या करूँ? सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने ये सोचा कि आप छोड़ना चाहते हो। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी डी एडिक्शन का, कि अगर पेशेंट सोचता है, अगर वो एडिक्टर सोचता है कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है। कोई बात नहीं, आप छोड़ने की ट्राई करें, एक बार आप छोड़ेंगे, दोबारा वापस शुरू करेंगे, तीसरी। तो जो भी क्विटर सक्सेसफुल क्विटर होते हैं 3-4 अटैम्प्ट लेते हैं इसमें। और पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि
चाहे आप 1 सिगरेट पिए चाहे 10 सिगरेट, पैक ईयर्स के काउंट होते हैं कैंसर का। और कई बार लोग जो पीते हैं सिगरेट, उनके 20-20, 30 साल बाद जो कैंसर के चांसेस हैं वो हाई रहते हैं। नो डाउट जो नहीं पीते हैं उनसे कम हो जाता है, पर नेवर स्मोकर के बराबर फिर भी नहीं आते हैं। तो इसलिए एक भी सिगरेट उतनी हार्मफुल हो सकती है जितनी हमारी चाहे 10 सिगरेट पिए चाहे 15 सिगरेट पिए, लेकिन प्रोपोर्शनेट में कैंसर के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। अब रही बात आपकी छोड़ने की, क्विट करने की, तो पहली चीज़ तो जो आपने कर ही दी है कि आपने सोचा छोड़ने का और इतना हिम्मत करी ये क्वेश्चन पूछ सकें आप, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास कुछ इसके रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं, कुछ हमारे पास एंटी डिप्रेशन थेरेपी होती हैं जो इसको हेल्प करती हैं इसको क्विट करने के लिए। तो आप एक बार काउंसलिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट भी। तो आप अपनी फैमिली के साथ एक बार हमारे सेंटर पे आइए, तो हम आपसे डिस्कस करते हैं आगे मेडिकेशंस का भी, और कैसे हम इसको क्विट कर सकते हैं उसका डिस्कस करेंगे। राहुल, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप सिगरेट छोड़ने का प्लान करने वाले हैं और जल्दी क्विट भी कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इस वक्त हमारे साथ भरतपुर से हमारे दर्शक करदम सिंह जुड़ चुके हैं। करदम सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या सवाल है? मेरी वाइफ की ब्रेस्ट हो गई लेफ्ट साइड में, तो मैंने ऑपरेशन कराया नाभि कैंसर और 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। मैंने कीमोथेरेपी नहीं कराई 5-6 महीने कमजोरी की वजह से। अब मैं कीमोथेरेपी करा रहा हूँ, उसमें आपके HCG में हॉस्पिटल में फर्स्ट कीमो हो गई है। आगे क्या वो है सर? पहली बार पता चला जब भी हमने सर्जरी करा दी। ग्रेट। तो जो आपने पहला कहा कि मैंने पहले कीमो नहीं कराई कमजोरी की वजह से, ये डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए करिए कि करवानी है या नहीं करवानी और किस टाइम पे करवानी। जितना हम लेट करते हैं अपने ट्रीटमेंट में, उतने चांस कैंसर के बॉडी में फैलने के ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चलो आपने फिर भी बहुत अच्छी बात है कि अब शुरू कर दिया ट्रीटमेंट, ताकि जो छोटे छोटे सेल्स बॉडी में फैले होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए कीमोथेरेपी आपको एडवाइस की गई होगी, तो वो हमें करानी है। बाकी जो आगे का ट्रीटमेंट होगा वो आपकी स्टेज पे डिपेंड करेगा। फिर हम वही बात करते हैं कि रेडियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है, सर्जरी इंपॉर्टेंट है, कीमोथेरेपी इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टेज पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्टेज में नोड्स पॉजिटिव होंगे तो फिर आपको रेडियोथेरेपी भी एडवाइस की जाएगी, या फिर अगर हार्मोनल टेस्ट ERPR HER2 आपने किया होगा और 1% जो मेल होते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो उसमें ERPR 90% पॉजिटिव होता है, 80-90%, तो हम हो सकता है कि हार्मोनल थेरेपी भी आपकी कंटिन्यू 5 ईयर्स तक करें, डॉक्टर साहब को एडवाइस करें। और आप अपने डॉक्टर्स के स्ट्रिक्ट फॉलोअप में रहना और उनकी एडवाइस को अक्षर से पालन करना, ताकि आप बिल्कुल ठीक होकर कंट्रोल होकर अपनी हेल्दी लाइफ जी सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करदम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। संदीप जी, एक सवाल मेरा थेरेपी से जुड़ा हुआ ही है कि थेरेपी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कैंसर के इलाज में, और इसका योगदान क्या होता है कैंसर के इलाज में? देखिए, जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का वो 3 डिपार्टमेंट करते हैं। वैसे तो अलाइड डिपार्टमेंट और भी हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं, पर मेजर 3 डिपार्टमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट करते हैं ट्रीटमेंट इसका। वो डिसाइड कैसे होता है? वो डिसाइड होता है पेशेंट की एज पे, स्टेज पे, पेशेंट की फिजिकल फिटनेस पे और पेशेंट की साइट ऑफ डिजीज़ पे। तो अगर मान लीजिए किसी को सर्जरी, फॉर एग्जांपल मैं अपोजिट पार्ट करूं, एक जैसे ल्यूकीमिया पेशेंट्स है, ब्लड कैंसर पेशेंट्स हैं, तो उनमें सर्जरी का कोई रोल नहीं होता, रेडियोथेरेपी का कोई रोल नहीं होता, केवल कीमोथेरेपी से ठीक होते हैं, 80 से 90% ठीक हो जाते हैं, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है जिसमें इन 2 डिपार्टमेंट का कोई मेजर रोल नहीं होता। अगर हम कहें सॉलिड मैलिग्नेंसी ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर पे फिर स्टेजिंग होगी। अगर मान लो वो 4थी स्टेज में है तो फिर उसमें सर्जरी का फ़ायदा नहीं है, रेडियोथेरेपी का फ़ायदा नहीं है, केवल हम लाइफ लंबी कर सकते हैं कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी या टारगेट थेरेपी से। बट अगर वही अर्ली स्टेज में है, मान लीजिए कि किसी ने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया कि 1 सेंटीमीटर का नोड है और हमने डिटेक्ट कर लिया, तो और वो 1 सेंटीमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर का अर्ली डिटेक्शन हो गया, तो उसमें केवल सर्जरी होगी, उसमें कोई रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, उसमें कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं। बट अगर नोड पॉजिटिव है कि मान लो एडवांस स्टेज में आया और नोड भी है, तो उसमें तीनों आएंगी, रेडियोथेरेपी भी आएगी, कीमोथेरेपी भी आएगी, सर्जरी भी होगी। तो यानी कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थेरेपीज भी। अब मोनिका मैम, मेरा सवाल अब आपसे यही है, क्योंकि आप एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं, तो एक छोटा सा मैसेज सभी के लिए, और साथ ही विल पावर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कैंसर के इलाज में, वो आप बताइए। हाँ, तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर नेचुरली जब जिसको फर्स्ट टाइम कैंसर वर्ड सुनाई देता है वो बहुत अपने आप में ही बहुत डिस्टर्बिंग होता है।
मैं तो खुद डॉक्टर हूँ और मुझे जब डिटेक्ट हुआ तो मैं बहुत घबरा गई थी। पर आप जो मेरे साथ बैठे हुए देख रहे हैं, डॉक्टर संदीप को, सुरेश जी को, ये सब पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है और उन्होंने मुझे जानबूझ के बीच में भी बिठा रखा है, क्योंकि ये मैसेज भी कन्वे करना चाहते हैं कि वी आर देयर टू हेल्प एवरीवन जो कि अर्ली डिटेक्ट होके हमारे पास आ रहे हैं। स्टेज 4 में जैसा इन्होंने बताया कि उसका कोई इलाज संभव नहीं है, सिर्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन जब आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना चाहिए अपने डॉक्टर्स पे और वो डॉक्टर्स की टीम पे। जैसे मान लीजिए मेरी सर्जरी बाद में हुई, पहले कीमो हुआ, उसके बाद सर्जरी हुई, उसके बाद रेडियोथेरेपी हुई। ये 6-8 महीने मेरे लिए बहुत बहुत यातना वाले थे, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैं अपने डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस रखती थी कि उन्होंने मुझे बिल्कुल सही दिशा दिखाई है और मुझे उसको पूरा करना है। तो इन स्पाइट ऑफ कि बहुत सारी आपको दिक्कतें आएंगी, आपको विश्वास रखना है और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। बिल्कुल, आपकी यही फैमिली आपको सोच के अपना इलाज करवाना है। पहली बात तो डॉक्टर को जिस तरीके से धरती का भगवान कहा जाता है, तो उनकी हर बात को आपको मानना है। उन्होंने जो भी परामर्श आपको दिया है वो फॉलो करना है और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि कैंसर इज द एंड ऑफ लाइफ, कैंसर मौत का दूसरा नाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और आमजन तक इतना बड़ा मैसेज कन्वे करने के लिए, आमजन को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संदीप जी आपका भी, डॉक्टर मोनिका जी आपका भी और डॉक्टर सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।